हमारे मुल्क में असल में इस मसले पे बहस होनी चाहिए कि अगर आप ब्लैक लॉ लगा देते हैं किसी के ऊपर में, तो बगैर किसी आरोप के भी, यानी आरोप तो बहुत सारे आप लगा सकते हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, कोई विटनेस मजबूत नहीं है, तो इसके बुनियाद पर भी आप एक लंबे अरसे तक आदमी को जेल में रख सकते हैं और फिर ना उसको बेल मिलती है ना कोई चीज़ मिलती है। तो ये एक तरह से प्रोसेस जो है वो पनिशमेंट बन जाता है। तो ये पूरे मसले पर रिव्यू होना चाहिए। हमारे यहाँ जुडिशल रिफ़ॉर्म होना चाहिए, हमारे यहाँ कानून में रिफ़ॉर्म होनी चाहिए। जितने ब्लैक लॉ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। दिल्ली की जेल में मुलाकात जो है वो फ़िज़िकल नहीं होती है, मतलब ये कि वो उधर रहते हैं, बीच में शीशे होते हैं, उसके बाद जाली लगी होती है, उसके बाद फ़ोन से आप बात कर रहे हैं, तो वो मिलना और न मिलना बराबरी है। अलबत्ता उमर से हर हफ़्ते यहाँ पे 5 मिनट के लिए वीडियो कॉल उनकी आती है और उस पे घर के लोग बात कर लेते हैं, और उसके अलावा हर दिन या हर दूसरे दिन जो है वो 2-3 मिनट के लिए वो ऑडियो कॉल भी करते हैं। तो इस केस में एक पहलू ये भी है कि तारीखें बहुत लंबी लंबी पड़ती हैं, फिर किसी वजह से कभी जज साहब नहीं आए, कभी कुछ और हो गया तो वो तारीख टल जाती है। तो जो ट्रायल है वो इसी रफ्तार से चल रहा है। आप जानते हैं कि देखिए बेल की एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में 1.5 साल तक बहस होती रही, उसके बाद उन्होंने फैसला उसके खिलाफ दिया। अब 4-5 महीने बहस यहाँ पे हुई है हाई कोर्ट में, और फैसला रिजर्व हो गया। तो अदालत का भी मामला ऐसा ही है, जो बात कही गई ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जेल में भी उमर खालिद का जो वक्त गुजरा है वो नॉन प्रोडक्टिव नहीं गुजरा है। उमर ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, अब तक के हमारा अंदाज़ा ये है कि 80 से ऊपर किताबें उन्होंने पढ़ ली वहाँ पे इन 2 साल के अंदर, और वो किताबें हमसे मंगवाते हैं, यहाँ से भेजते हैं हम लोग को। तब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे है, इंडिया की इंडिपेंडेंस पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है और हिस्ट्री पर है। जो उनके ख़िलाफ़ केस 2 केसेस हैं, बल्कि 3 हैं जेएनयू का मिला लें अगर आप तो, लेकिन ये 2 केसेस जो अभी दिल्ली दंगों से जिनको जोड़ा गया है, बिल्कुल फेक फैब्रिकेटेड इल्ज़ामात हैं। उमर खालिद उस ज़माने में दिल्ली में थे भी नहीं जब ये यहाँ दंगे हुए थे। तो उसमें 59 FIR 59 है और FIR 101 है। दोनों में चार्जेस एक ही हैं, लेकिन FIR 101 पे UAPA नहीं है, इसलिए उनको बेल मिल गई है। 59 के अंदर UAPA लगा हुआ है और उसमें और 28 धाराएं हैं दूसरी। तो उसमें और 17,000 पेज की पहली चार्जशीट थी, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई है, और अभी भी पुलिस ये कह रही है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो और उमर की पूरे केस में ऑब्जेक्शनेबल चीज़ जो उन्होंने पेश की वो एक तकरीर का उनका एक सेंटेंस है, जो उन्होंने अमरावती के में वेलफेयर पार्टी के प्रोग्राम में एक जगह भाषण देते हुए बात कही थी। वो तकरीर में सेंटेंस क्या था? वो सेंटेंस ये था कि ट्रंप आएंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हमारे देश के अंदर क्या हालत है। तो वो एक बरसरे आम एक बात कह दी गई थी। अब आप बताइए कि उस जुमले को निकाल कर कोर्ट में पेश किया गया। जब कोर्ट में हमारे वकील ने पूछा कि भाई आपने ये जुमला किस तकरीर से लिया, कहाँ से लिया, क्या आपने खुद जाकर इसको कवर किया था? तो पुलिस ने कहा कि हमने अर्नब गोस्वामी के चैनल से, रिपब्लिक टीवी से लिया है। रिपब्लिक टीवी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमने अमित मालविया जो बीजेपी के IT सेल के जिम्मेदार हैं, उनके ट्वीट से लिया है। उमर की आप पूरी ज़िंदगी देखिएगा, उसने कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं की कभी भी। वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में बात करता है। एक बात तो ये है कि केस में कोई जान नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि 1.5 साल तक के लोअर कोर्ट में सिर्फ ज़मानत पर बहस हुई है। ज़मानत के बारे में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक उसूल है कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जेल इज़ ए रूल, बेल इज़ ए एक्सेप्शन बन गया उमर के केस में। तो हमें उम्मीद तो यही है कि बेल मिलनी चाहिए उमर को, लेकिन अदालतों से हम कुछ बात यानी सर्टेनली नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा हो जाएगा। Subscribe to One India channel and never miss an update.